इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें एक बेसिक फॉर्मूला लगेगा जो कि हमको बताना चाहिए। अगर कोई नंबर है उसकी पावर n है और उसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो वो होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। और इसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है हमको क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने 2x² का इंटीग्रेशन किया तो 2 वैसा का वैसा रहेगा, x⁴n+1 हो जाएगा, यानी x2+1 3 और नीचे भी 2+1 3 हो जाएगा। प्लस 3x का इंटीग्रेशन करना है, 3 एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा, x की पावर कुछ नहीं है यानी 1, 1+1 2 हो जाएगा और अपॉन में भी 2 हो जाएगा। किसी नंबर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हो जाता है वो नंबर इंटू x। इसके बाद हमको पता है कि हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है जो कि है 6, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है 0। तो हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी। फिर इसमें से हमने 2/3 को बाहर ले लिया और x⁴ रखा और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई। इसमें भी हमने 3/2 को बाहर लिया, x² की जो अपर लिमिट है 6 और लोअर लिमिट 0 लगाई और इसमें 5 को बाहर लिया, x की अपर लिमिट 6 और लोअर लिमिट 0। एक बार हम x की जगह 6 रखेंगे, 6 का क्यूब, और एक बार x की जगह रखेंगे हम 0, 0 का क्यूब, प्लस 3/2। एक बार हम x की जगह रखेंगे 6 यानी 6 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस 5, x की पावर कुछ नहीं है यानी 6 की पावर 1 माइनस 0 की पावर 1। 0 का क्यूब हो स्क्वायर हो कुछ भी हो वो तो 0 ही होगा, इसलिए हमने उसको हटा दिया। ऐसे 3/2 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं तो 5 इंटू 6, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 और 6 6 जा 36, प्लस 2 1 जा 2 3 जा 6, 9 इंटू 6 और 5 6 जा 30। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 220। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमने इंटीग्रेशन किया था, इसमें हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि जब हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 1/x होता है और अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो वही बाहर आ जाता है। तो 6/1/x log x का डिफरेंशिएशन माइनस, इसके लिए भी एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, b इंटू एक्स की पावर n है तो ये हो जाता है n x की पावर n-1। ठीक है, n यहाँ पे जो है वो पावर बता रहा है, रूट एक्स है, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो जो 1/2 है वो आगे आ गया, एक्स वैसा का वैसा, फिर n-1 यानी 1/2 माइनस 1, और जो कोई नंबर होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया 6/x माइनस 1/2 एक्स। अगर 1/2 में से -1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1/2। तो ये इसका आंसर है। जो x की पावर -1/2 था ऊपर वो नीचे के +1/2 हो गया। जैसे हमने रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिखा था वैसे ही x की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें एवेल्युएट करना है साइन की क्यूब को, इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा था sin t क्यूब अपॉन dt का डिफरेंशिएशन करना है। तो हमको पता है कि अगर हम sin t क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos t क्यूब अपॉन dt। हमको इसमें एक और बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, d इसको फिर हम ऐसा लिखेंगे dt अपॉन dt, क्योंकि एक बार हम sin t क्यूब का कर चुके हैं दैट इज cos t क्यूब। फिर t क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये यही वाला फॉर्मूला लगेगा, जब 3 आगे आ जाएगा cos वैसा का वैसा
इंटू 3 आगे आ गया, और पावर n-1 दैट इज 3 - 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा cos डॉट 3t²। जब हमने साइन टी क्यूब का डिफरेंशिएशन किया था तो वो कॉस टी क्यूब आएगा, और टी क्यूब का फिर से हमको नेक्स्ट अगेन टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t²। फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 आगे आ जाएगा, कॉस वैसे का वैसा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 3 + 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो का है, जिसमें पूछा है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू हॉर्मोन्स। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन न्यूट्रिएंट, सेकंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, थर्ड सिक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, डी एक्ट एज अ इंटरसेल्युलर मैसेंजर। राइट ऑप्शन है इसका सिक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हॉर्मोन्स होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, जिसकी तीनों प्रॉपर्टी ऑप्शन में दे रखी है। नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, और इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। एंजाइम सीक्रेट होते हैं, क्या बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट तरह बिहेव करते हैं और वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, सारे इंजाइम प्रोटीन होते हैं। हाँ एक्सेप्ट राइबोसोम। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन पीनियल, सेकंड टेस्टिस, थर्ड ओवरी, फोर्थ लंग्स। लंग्स राइट ऑप्शन है। लंग्स जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, बाकी जो टेस्टिस एंड ओवरीज गोनाड्स है वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, और पीनियल ग्लैंड भी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। पीनियल ग्लैंड जो होती है उसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, वो हमारी 24 आवर्स की रिदम साइकिल को कंट्रोल करती है, स्लीप वेक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हार्मोन इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। फर्स्ट प्रोलैक्टिन, सेकंड वैसोप्रेसिन, थर्ड एमएसएच, फोर्थ ड्यूटेलाइजिंग हार्मोन। जो वैसोप्रेसिन है वो सिंथेसाइज नहीं होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज्ड होता है और स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहां पे? पोस्ट पिट्यूटरी। हाँ, पार्ट्स नर्वोसा। और फंक्शन क्या होता है वैसोप्रेसिन का? वैसोप्रेसिन पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। वैसोप्रेसिन के बाद का एंटी डाययूरेटिक होता है ना? कौन सा हार्मोन है? एंटी डाययूरेटिक। और क्या करेगा? कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन कराएगा। किसका बेटे बात करें? वाटर का। वाटर का कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन कब कराएगा? जेल में वाटर स्ट्रेस कंडीशन से गुजर रहा हूं। हाँ सॉरी, वैसोप्रेसिन जो होता है वो एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है जो कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का। हाँ, डिस्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्स डिस्टिलिस प्रोड्यूसेस डैश ट्रॉफिक हार्मोन्स। सर ऑप्शन फर्स्ट 7, बी 6, सी 8, डी 3। 6 है राइट आंसर। 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है पार्स डिस्टिलिस। LH, FSH, MSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन और ACTH। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएच तो आपने वो उसका बोल दिया अगले बार में। हाँ सॉरी, तो फिर कौन सा आएगा? टीएसएच, TSH, थायराइड स्टिमुलेटर। हाँ। एसीटीएच और टीएसएच। हाँ। एक बार LH, यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन, T, एसीटीएच, हाँ, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन विद फॉलिक हार्मोन। ठीक। Next question, the organ of Corti is a structure which contains hair cells that act as an auditory receptor and is located on the first tectorial membrane, second resinous membrane, third basilar membrane, fourth tympanic membrane। राइट आंसर है बेसिलर मेम्ब्रेन। जो बेसिलर मेम्ब्रेन होते हैं उनका ही मॉडिफिकेशन होते हैं हेयर सेल्स, जिसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होता है, मतलब जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की फॉर्मेशन करता है। नाइन्थ क्वेश्चन है कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट पॉन्स, सेकंड मेडुला, थर्ड लिम्बिक सिस्टम, फोर्थ हाइपोथैलेमस। मेडुला राइट आंसर है। मेडुला कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हाँ हाँ, बॉडी टेम्परेचर वोमिटिंग सही है। ये बारे में बोल रहा है।
मेड्यूला जो होता है वो वॉमिटिंग सेंटर की तरह एक्ट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिक्रेशंस कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी जो रिदम है उसको भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशनल रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट कॉर्पस कॉलोसम, बी लिम्बिक सिस्टम, सी सेरिबेलम, थर्ड मेड्यूला। लिम्बिक सिस्टम सही आंसर है, जो कि सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर रेयर इन आवर सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस ट्रांसमिट स्लोली इम्पल्स। थर्ड ऑप्शन है सोडियम पोटेशियम पंप act or transport sodium and potassium ion according to concentration gradient. Fourth option है ganglion cells are part of sclera. फर्स्ट ऑप्शन सही है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर रेयर इन आवर सिस्टम। कौन से हमारे बोर्ड में ज्यादा है केमिकल सिनेप्सिस, केमिकल फास्ट का होता है दोनों डिफरेंस क्या है केमिकल में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स में जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं वो फास्ट होते हैं, हमारी बॉडी में रेयर होते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं उनमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन गिवन है फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1.8 ml H2O। 1.8 ml H2O में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। हमको पता है कि जो 1 ml होता है वो 1 ग्राम के इक्वल होता है, तो हमने लिखा 1.8 ml इक्वल्स टू 1.8 ग्राम। सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट है हमको 1.8 ग्राम, वाटर का वेट होता है 18 ग्राम, तो जो मोल है हमारे पास आ जाएगा 0.1 मोल। फिर हमको पता है 1 मोल इक्वल्स टू होता है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 × 6 × 10⁻23, तो हमारे पास आ जाएगा 6 × 10⁻22। फिर हमको ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमको पता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम पहले अलग अलग निकाल सकते हैं और साथ में भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम अलग निकालते हैं हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी उतने ही होते हैं। हाइड्रोजन में हमको पता है इलेक्ट्रॉन जितना उसका एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन भी जितना उसका एटॉमिक नंबर है, और हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी होंगे 2, और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें भी एक ही ऑक्सीजन है तो हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल H2O के कंपाउंड में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए सिर्फ हम ऑक्सीजन का काउंट करेंगे, दैट इज 8, तो जो हमारा न्यूट्रॉन होगा वो हो जाएगा 8। हमारे पास मॉलिक्यूल आ चुके हैं, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स में हमको निकालना है। अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स भी निकालने के लिए हम ऐसे ही करेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स है तो 6 × 10⁻22 में कितने होंगे, तो इसलिए 10 का मल्टीप्लाई, तो ये भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो 10 नहीं है 8 है, इसलिए हमने 8 का मल्टीप्लाई करा। अगर एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन होंगे, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई करा, 8 × 6 = 48 × 10⁻22 न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन में बोला है द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट इज। इस 4 माइक्रोफेरेड जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस हमको चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले हमने C इक्विवेलेंट निकाला। जो ये 1 माइक्रोफेरेड है और 5 माइक्रोफेरेड है ये दोनों पैरेलल में है,
तो 6 माइक्रोफैरेड इसका रिजल्टेंट आया। फिर 6 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड दोनों सीरीज में थे, तो इनका जो सीरीज में आया वो आया 2.4 माइक्रोफैरेड। ये 2.4 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड जो थे ये पैरेलल में थे, तो इनका जो सी इक्विवेलेंट आया वो आया हमारे पास 5.4 माइक्रोफैरेड। हमको इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना है, तो इस ब्रांच में जितना चार्ज होगा वो निकलेगा Q इक्वल्स टू C इंटू वी से। C हमको जिसके अक्रॉस निकालना है वो वाला कैपेसिटर रखा हमने, सॉरी इस ब्रांच का पूरा जो हमारा C इक्विवेलेंट है वो रखा हमने, दैट इज 2.4 माइक्रोफैरेड। और जो वोल्टेज है पूरा 10 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में है तो जितना यहाँ पे वोल्टेज होगा उतना यहाँ पे भी होगा इस ब्रांच में, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई करा तो जो हमारा Q था अक्रॉस 4 माइक्रोफैरेड वो आया 24। ऐसे ही अगर हमको 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस पूछ लेते कि कितना चार्ज होगा, तो हम 3 माइक्रोफैरेड निकालने के लिए करते वापस वही लगाते C इंटू वी। C है हमारे पास 3 और V है 10, तो वो आ जाता 30। अगर हमको टोटल सर्किट का निकालना है तो फिर हम इनको ऐड कर देते 30 प्लस 24, तो वो जो ओवरऑल है वो आ जाता 54 माइक्रो। 1 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज होगा ऊपर वाला? जैसे आपने कहा कि 4 में और वो 1 और आपने 5 का पैरेलल सॉल्व किया 6 आया, तो टोटल जो हमारे पास की बात करें 2.4 में तो आ गया कितना 24। और अगर स्पेसिफिक पूछो आपसे कि 1 में कितना आएगा तो कैसे बताओगे फिर आप? जो 24 है फिर वो 1 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा, करो जरा डिवाइड, कितना आ रहा है? ऐसे बता सकती है? जो हमारे पास 24 पास हुआ, आपको पता है कि बात करें चार्ज क्या रहेगा, पूरे में सेल रहेगा। 24 में बात कर रहे हैं जो हमारे पास माइक्रो कूलम पे चार्ज निकाला, वो फोर्स तो पास हो गया ना, तो वो आगे बढ़ेगा। अब वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, 1 और 5 में क्या होगा, डिवाइड होगा। 1 और 5 में डिवाइड होगा तो किस रेशो में होगा, 1:5। टोटल कितने हमारे पास कैपेसिटर मान लो 6 हो गया, ऊपर 1 नीचे 5, कितना हो गया 6। अब 6 में जा रहा है कितना बेटा 24, तो 1 में कितना जाएगा, क्वेश्चन की बात, कितना जाएगा, कितना जाएगा, 4 जाएगा। 1 में 4 जाएगा, तो 1 में जाएगा 4 और नीचे जाएगा 20। टोटल हो गया बेटा, बात करें समझ में आ रहा है? बताओ। अगर इस ब्रांच से टोटल करंट 24 जा रहा है, 24 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज जाएगा वो अगर हमको बताना है, तो जो हमारा इस ब्रांच का जो Q इक्विवेलेंट है वो है 24 माइक्रोकूलम, ये 1 है और ये 5 है, तो जो हमारा Q है, Q इक्वल्स टू होता है C इंटू वी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है। तो जिसका कैपेसिटर ज़्यादा उसमें चार्ज भी ज़्यादा जाएगा, तो इसमें आएगा 20 माइक्रोकूलम और इसमें आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। क्योंकि रेशो क्या है 1:2, बेटा बात करें 5 का रेशो आ रहा है ना, तो टोटल कितना होगा 1 + 5 6, तो उसमें 24 को 6 का डिवाइड कर दो जरा, 1 आ जाएगा 20। हां बिल्कुल 6 कितना आ रहा है, देखो 4 आ गया, आ गया 4 आ गया, तो 4 किसी एक का आ गया, मतलब एक हिस्से में 1 माइक्रोकूलम हिस्से में कितना आएगा 4 आएगा, तो फिर 2 माइक्रोकूलम हिस्से में कितना आएगा 8, 3 के हिस्से में कितना आएगा 12, 4 में कितना आएगा 16, 5 में कितना आएगा 20। तो अगर ऐसे ही पूछ सकता है। अब वो तुमसे ये पूछ ले, ऊपर वाली ब्रांच पे बात कर, बता जो वोल्टेज हो कितना है 10 आ रहा है, नीचे वाले में भी 10 है 3 माइक्रोफैरेड में, और ऊपर वाली पूरी ब्रांच में कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब वो 10 आ रहा है बेटा, बात कर तो 4 माइक्रोफैरेड को कितना वोल्टेज दोगे, पूछ सकता है नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है, बताओ कितना दोगे, कितना दोगे 4 को? चलो बेटा बात कर, जैसे इस क्वेश्चन में पूरे अपन ने क्या देखा, टोटल बेटा बात कर हमारे पास वोल्टेज 3 दे रखा था, टोटल कैपेसिटेंस अपने पूरे बात कर सॉल्व किया, पूरे बात कर 5.4 माइक्रोफैरेड आया। पूरे बात कर थर्ड वाली ब्रांच का 3 माइक्रोफैरेड की पूरे बात कर ब्रांच का हमारे पास बेटा बात कर कैपेसिटेंस क्या दे रखा है 3 माइक्रोफैरेड, इसमें चार्ज कितना आया, चार्ज निकाला तो चार्ज निकाल सकते हैं बिल्कुल, कैसे निकाल सकते हो बताओ? 3 इंटू 10, क्योंकि इसका वोल्टेज यहाँ पे सेम होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे इसका चार्ज चाहिए तो Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर क्या है CV, इसका पूरे बात कर जिस ब्रांच का चाहिए उसका चार्ज चाहिए ना मुझे, उसका कैपेसिटेंस, उसका दीदी बात कर वोल्टेज ले लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है Q बराबर CV, C इंटू V करो, पूरे बात कर 10 इंटू 3 करो, कितना आएगा बेटा बात कर हमारे पास 30 माइक्रोकूलम। क्या है पूरे बात कर, क्योंकि माइक्रोफैरेड में फेरेड नहीं बदला, तो क्या है माइक्रोकूलम। अब पूरे बात कर अपर बेटा बात कर ब्रांच का बताओ टोटल कितना चार्ज आएगा, टोटल चार्ज इसका इन दोनों का C इक्विवेलेंट निकाला था, दैट इज 6 माइक्रोफैरेड आया था, 6 और 4 का निकाला था तो 2.4 आया था। इसमें भी पोटेंशियल इसके अक्रॉस 10 है, तो 2.4 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 24। 2.4 इंटू 10 के तो कितना है 24,
इसका दिया गया। पर मैं ये पूछ लूँ बात करके 4 का चार्ज कितना है? 4 का चार्ज क्या है? 4 का चार्ज भी उतना ही होगा 20। 24 ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके बाद का जो 4 है और इन दोनों का रिजल्ट बेटा 6 है, वो सीरीज में, तो चार्ज तो सेम होता है। इसका भी कितना है? 24। इसका भी कितना है? 24। अब मुझे ये पता करना है भैया कि 24 में से इसको कितना मिला और इसको कितना मिला चार्ज, क्योंकि अब तो ये तो सीरीज में नहीं ना बेटे। 6 को अपन ने एक बात के 1 5 के पैरेलल मैंने कर दिया, तो 1 को कितना मिला और 5 को कितना चार्ज मिला, ये पता करना है। ये बताओ सर मुझे। 24 माइक्रोकूलम चार्ज इस ब्रांच में आया, फिर वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 और 1, 5 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड है, तो इसका जो रेशियो होगा 5 प्लस 1 6। 24 को हमको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमने 24 को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो एक के लिए आया 4। मतलब कि जब हम 1 माइक्रोफैरेड को 4 देंगे और 5 को 20 देंगे। बिल्कुल ठीक है ना। मुझे 24 जो मेरे बात का माइक्रोकूलम चार्ज है, उसको मेरे बात कर 1:5 के रेशो में दो जगह डिवाइड करना है। मतलब टोटल चार्ज तो मेरे बात में 6 हो गया ना माइक्रोफैरेड मेरे पास, 1 ये और 5 ये। पर मुझे पूरे 5 को एक साथ निपटाना है और एक को अलग रखना है। तो इसका मतलब क्या करें अपन, 24 में 6 का डिवाइड किया बुढ़िया ने, तो कितना आया बेटा बात करें हमारे पास 4 माइक्रोकूलम पर माइक्रोफैरेड। मतलब एक माइक्रोफैरेड किससे कितना आया 4। तो ऊपर एक ही दो था, इसको बेटा 4 के बाद, और नीचे कितने थे बेटा बात के 5। तो एक को 4 मिला, तो 2 को, तो 3 को 12 12, तो 4 को 16 और 5 को 20 20। तो आगे दीदी बात तो वही आ गया। अब ये तो पूरे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बस मैं ये चारों बेटे बात करें कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना था, आपने कहा 10 है, ठीक है ना। पर इसको कितना आपने वोल्टेज दिया बेटा? इसको C इक्वल्स टू Q बाई V किया। हाँ, हमको Q पता था इस ब्रांच में 24 है, और C हमारे पास है, तो V आ जाएगा। बात ठीक है ना चाहे। वैसे भी वैसे भी कर सकते थे कि बेटे बात ये इसका अपने बेटे पहले सॉल्व किया तो 4 और 6 था। मतलब मुझे 10 वोल्ट को बेटे बात करें गुरु बात में दो जगह बांटना है, और सीरीज में आपको अच्छे से पता है कि वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ने का रूल पता है कि चार्ज सेम है। तो आपको पता है कि जो वोल्टेज बढ़ेगा बेटे बात करें वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो बढ़ेगा, और यहाँ जो रेशियो आ रहा है बेटे बात करें वो 2:3 का आ रहा है, या 4:6 बोलो, तो इसका मतलब उल्टा रेशियो में जाएगा। मतलब जिसका बुरे बात करें 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है उसको मिलेगा 6 वोल्ट, और जिसका 6 माइक्रोफैराड है उसको मिलेगा 4 वोल्ट। और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं आ रहा है तो बुरे बात में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कितना आया था इसको जरा इसका बताना टोटल। इसको 24 आया हमारे पास माइक्रोकूलम चार्ज, और 4 मीटर माइक्रोफैराड इसकी कैपेसिटेंस। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बुरे बात को v बराबर कितना आ गया बेटा बात करें q बाय c। q कितना आया था 24, बेटा बात कर c कितना है 4, 25 4 करो कितना आ रहा है 6, आगे 6 वोल्ट, क्योंकि माइक्रो से माइक्रो कट गया था। तो बेटा बात कर और क्या आ गया मतलब कूलम पर दीदी बात में फैराड क्या होता है वोल्ट होता है। तो कितना के बेटा बात करें हमारे पास 6 वोल्ट, कितना आ गया 6 वोल्ट। अब मुझे 6 को देना है तो 29 बेटा बात करिए, अभी अपने 24 यहां भी पास किया। 24 y बेटा बात कर सकते हैं 24 माइक्रोकूलम म्यू c अपॉन बेटा बात कर 6 माइक्रोफैराड म्यू है, म्यू से म्यू कट गया, क्योंकि ऊपर भी बता दे तो भी माइक्रोफैराड को माइक्रोकूलम को 10 की 6 करना पड़ता आपको, वो अपने पूरी बात कर -6 करते ना, तो वो खत्म हो गया। अब कितना रे बेटा बात कर 24/6 किया कितना आ रहा है 10, कितना आ रहा है 10, पूरी बात कर 10 आएगा कि 4 आएगा, वेरी गुड। तो 10 क्यों कह रहे हो 24 अपॉन बेटा बात करें कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो पूरी बात करें कितना आ रहा है 4 4 पूरी बात करें क्या वोल्ट आ गया, टोटल हो तो गया तुम्हारे पास 6 वोल्ट है। लेकिन दीदी अब पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि ये तो 6 में बताया ना सर आपने, ये तो 6 में बताया मैडम आपने, कितना 6 में बताया 4। 6 में बताया 4, तो उसमें से 1 को कितना मिलेगा और 5 को कितना मिलेगा 4 मिलेगा, क्यों? क्योंकि पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में है। अब बेटा बात इसका मतलब है कि जो 6 को मिला वो लोग बात का इसको तुम अगर 6 जगह भी बांट दो ना 1 1 1 1, तो हर एक को बेटा बात कर कितना मिलेगा 4 4 4 ही मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। अगर अपन इस पे क्वेश्चन कर पाए मतलब हमें क्वेश्चन आ गया, समझ गए। कुछ अलग से सॉल्व किया गया दोस्त, उसी को किया अपन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कि मैंने फाइंड आउट वैल्यू ऑफ करंट इन एमीटर। एमीटर में करंट की वैल्यू बतानी है। जब हमको यहाँ 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स दे रखे हैं, इस रेजिस्टर की वैल्यू है 4 ओम, इसका है 2 ओम, और ये जो हमारी बैटरी है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम, और जो इसका वोल्ट है वो है 4 वोल्ट। तो हमको एमीटर में रीडिंग बतानी है, मतलब बेसिकली हमको आई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। जब 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में ऐड करते हैं हम तो इस तरह से होता है, या फिर हम सीधे भी कर सकते हैं। जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट होता है वो उसको हम निकालते हैं
वैल्यू ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 2, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओम। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आया वो आया 1 ओम। फिर ये 4 ओम, 1 ओम और ये 1 ओम और ये 2 ओम, ये सीरीज में है। ये जो 1 ओम है ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आर इक्विवेलेंट निकालते वक्त हम इसको इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले 1 ओम प्लस ये वाला 4 ओम प्लस इन दोनों का जो हमने आर इक्विवेलेंट निकाला 1 प्लस ये जो 2 ओम है ये वाला। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, अब हमको आई इक्विवेलेंट निकालना है। तो आई इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे। V हमको क्वेश्चन में गिवन है 4 वोल्ट। आई निकालना है। आर जो राइट हैंड साइड है वो मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाली 8 ओम। तो 4/8 होगा 1/2। तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। वोल्ट बाय ओम को हम बोलते हैं एम्पियर। तो जो हमारा आई है मतलब रीडिंग ऑफ एमीटर है वो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 4.5 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट होगा दोनों पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 6 + 3 9 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। फिर ये 9 माइक्रोफैरेड और 4.5 माइक्रोफैरेड जो है वो सीरीज में होंगे, तो ये जो सर्किट होगा वो किस तरह हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में है। कैपेसिटेंस तो हम इनका जो सी इक्विवेलेंट निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे C1 * C2 अपॉन C1 + C। C1 है 4.5, C2 है 9 अपॉन 9 + 4.5। 4.5 और 9 हो जाएगा 13.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से कैंसिल करेंगे। 5 से 10, 5 से 35, 5 9 का 40, 9 1 का 9 3 का 27, 3 1 का 3 3 का 9। तो इनका जो सी इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड। पूरे सर्किट का जो सी इक्विवेलेंट है वो आ गया हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट। हमको 4.5 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इक्वल्स टू होता है Q/V। तो पहले हमको V निकालना है, C हम निकाल चुके हैं, तो पहले हम सर्किट का Q इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C इक्विवेलेंट इनटू V करेंगे तो हमारे पास Q इक्विवेलेंट आ जाएगा। C इक्विवेलेंट आया हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड। V हमको क्वेश्चन में गिवन है 12, तो ये आ जाएगा 36 माइक्रोकूलम, जो कि हमारे सर्किट का Q इक्विवेलेंट है। हमको 4.5 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम V को इधर लेंगे और Q/C हो जाएगा। Q है हमारा 4.5 माइक्रोफैरेड और जो हमारा C इक्विवेलेंट आया वो आया 36 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड, हाँ सॉरी माइक्रोकूलम, माइक्रो से माइक्रो कट गया और ये फैरेड बाय कूलम को हम बोलेंगे वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 5 9 का 45। हाँ Q36, अच्छा हाँ सॉरी 36 माइक्रोकूलम। और जो C इक्विवेलेंट है हमारे पास वो था 4.5। C इक्विवेलेंट नहीं रखेंगे हम यहाँ पे, 4.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे C की जगह रखेंगे 4.5 माइक्रोफैरेड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया। 36 को 4.5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 से 45, 5 7 को 35, 5 2 को 10, 9 1 से 9 8 से 72। ये आ जाएगा हमारे पास कूलम बाय फैरेड वोल्ट, 8 वोल्ट। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 8 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम?
कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो, जिसका लिखना हो उसका लिखना हो तो भी निकाल सकते हो। पूछिए, पूछना है। क्या कितना इस ब्रांच में हमारा जो टोटल सी इक्विवेलेंट था वो आया था 36 माइक्रोफैरेड। कूलम चार्ज तो फिर चार्ज क्या है 36 माइक्रो 36 माइक्रोकूलम को हमको डिवाइड करना है 6 और 3 में, मतलब 9 पाई में डिवाइड करना है। तो क्या 36 को 9 कर दीजिए। तो 4 आ जाएगा हमारे पास। और मतलब किसका एक एक के लिए होगा 4। उसका इसी तरीके का है 4 माइक्रो कूलम पर माइक्रो फैराड। अब याद रहेगा एक माइक्रो फैराड को कितना दे रहे हैं 4 माइक्रो कूलम। तो आपको 4 को देना है तो पूरी बात कर देना। ऊपर कितना 3 है ना, 3 को देना तो 12 आ जाएगा। और नीचे कितने बात का 6 को देना तो कितना आ जाएगा पूरी बात का हमारे पास 24। बिल्कुल। एक 1 माइक्रोफैरेड के लिए 6 है तो 4 के लिए 6 × 4 24 हो जाएगा। वैसे इधर 1 के लिए है 4 माइक्रोकूलम तो 3 के लिए हो जाएगा 6 × 3 12। वोल्टेज की बात कर ले। वोल्टेज ही बता दो। वोल्टेज तो बता ही दिया, नहीं बताया। वोल्ट भी बता दो कि अगर 12 वोल्ट है तो 4 अच्छे ऊपर कितना 4.5 ना। हाँ। तो 4.5 को कितना मिलेगा, 3 को कितना मिलेगा, 6 को कितना मिलेगा, आराम से निकल जाएगा। अब चार्ज आपके पास आ गया। हाँ। और कैपेसिटेंस है ही आपके पास। हाँ। बस कर दो, मुझे बात करें ये निकाल दो, q/c कर दो। q/c करो तो 4.5 को कितना दे रहे हैं आप। Q इसका हमारे पास जो Q आया था वो था 36 बिल्कुल 36। और जो V है वो है 12। तो ये आ जाएगा इसका वोल्टेज आ जाएगा 3 वोल्ट। अरे मैं बहुत ऊपर वाले को चार्ज नहीं मिला, 3 वाले को चार्ज मिला क्या। 3 माइक्रोफैराड को 4 वोल्ट मिला क्या। हाँ। कैसे दिखाओ जरा। C = Q/V से हाँ। प्रूफ कर देंगे। ये बराबर q/c। इसके जो कैपेसिटर है वो 3 है और V हमको निकालना है। इसमें जो टोटल चार्ज था वो था 36 और C है 3। 12/3। मैं केवल किसका पूछूं, जिस ब्रांच का पूछ रहा हूँ उस ब्रांच का बताओ। मैंने केवल किसका पूछा आपसे 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का पूछा है। तो आप किसका चार्ज रखोगे उसी का रखोगे ना, किसका कैपेसिटेंस रखोगे उसी का रखोगे ना, तो उसका वोल्टेज आएगा। उसका तुम्हारे पास चार्ज क्या है 12 माइक्रोकूलम। कैपेसिटेंस क्या है 3 माइक्रोफैराड। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा कूलम और फैराड क्या होगा वोल्ट होगा। कितना आ गया 12/3 4 आ गया। अब 4 ऊपर आ गया, ठीक है, पूरे 8 ये निकल गया था तो हो गया 12। फिर भी आपको लगता है 6 का निकालना है तो भी करो वही 24/6 करो। 24 उसका चार्ज था और 6 क्या था कैपेसिटेंस था। अभी कितना है पूरा, इसका मतलब पैरेलल में सेम होता है ना। ठीक है चलो रुक जाओ। रुको। तो चलो आज का टेस्ट पेपर कैसा रहा, बढ़िया रहा है ना। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे बेटा बात कर सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे या फिर गुड़े बात कर उनको एनसीईआरटी से उठाया था, है ना? कोशिश ये की जाती है गुड़े बात करें टेस्ट के द्वारा कि मैं आपको वो क्वेश्चन दूं जो क्वेश्चन बेटा बात कर अपनी क्लास में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, समझ पा रहे, या जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये किसी दूसरे टॉपिक से भी लिंक करेंगे। और इनको अपन गुड़े बात करें एक्सप्लेनेशन करने का भी तरीका वही था कि अगर एक क्वेश्चन में पेपर वाले ने एग्जामिनर ने मुझसे एक चीज पूछी है, मुझे उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेनेशन करना है। अगर उसने मुझसे चार्ज पूछा है तो मुझे चार्ज भी चाहिए, वोल्टेज भी चाहिए और बेटा बात करें कैपेसिटेंस भी चाहिए। उसने मुझसे पूछा है एक कैपेसिटेंस का, मुझे उसमें सारे कैपेसिटेंस का चाहिए, समझ पा रहे। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है अगर बायो में तो मुझे एक ऑप्शन तक रुकना नहीं है। अगर वीडियो बात करें इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो बाकी 3 आंसर किस क्वेश्चन के हो सकते थे। मुझे घर पे इस लेवल की पढ़ाई करनी है, बात समझ पा रहा हूँ। देखने को अगर देखा जाए तो गुड़े बात करें एक क्वेश्चन होता है अगर सॉल्व करने बैठो तो वो 4 क्वेश्चन को कवर करता है। और मैं आपको एक चीज और बोलूं, जितना आप बेटा बात करें थ्योरेटिकल पढ़ते हो ना वो आपको याद नहीं होगी, पर क्वेश्चन के फॉर्म में हम जो गुड़े बात कर पढ़ ली तो परमानेंट याद हो जाता है, बात समझ पा रहे। और जो क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरी आती है वही थ्योरी काम की है, अदरवाइज और कोई भी थ्योरी काम की नहीं है, बात समझ पा रहे। तो जैसे आज गुड़िया ने पेपर सॉल्व किया है ना, ये पढ़ने बहुत एकदम अपन को पता ही है मस्त लड़की है। हाँ ये बिल्कुल दिक्कत है कि डाउट गुड़े बात कर होते हैं और यहाँ पर खड़े होने के बाद थोड़ी बहुत डर तो सबको लगता है, समझ पा रहे हो। और गुड़े बात कर कौन सा मुझसे गलती नहीं होती है, करते रहते अपन बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जब अपन करते हैं तो अगले स्टेप पे हमारा दिमाग होता है। तो गुड़े बात कर बीच में अपन बोल कुछ रहे और लिख कुछ और जाता है, तो वो एक गुड़े बात करें वो तो एक मैथमेटिकली समझ पा रहे एरर है तो वो होता ही है, कोई भी कुछ कर लो तो वो हो जाता है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है ना। पर यहाँ पे खड़ा होना दीदी बात कर जैसा उसने किया है अपने आप में बहुत बड़ी पूरे बात कर पता है इंटरनल फोर्स की बात है ना। तो आप यही चाहते आपसे कि नेक्स्ट टाइम पर आप भी जो आए
आप ये कोशिश करना है कि गुड़िया की जगह मुझे खड़ा होना है, समझ पा रहे हो? आप यहाँ खड़े होके तो देखो, आप सही करो, गुड़िया बात करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अपन सही करेंगे। और दूसरी बात, हम तो चाहते हैं कि हमसे गुड़िया बात के सामने वाला और क्वेश्चन पूछे, ताकि मेरे अंदर से गुड़िया बात में बताने के लिए कुछ निकले। आपको पहली बार दूसरी बार में कुछ हेजिटेशन होगा, नेक्स्ट टाइम पे आपका दिल और करेगा कि और कोई क्वेश्चन पूछ लेता यार, तो आज कितना अच्छा रिवीजन हो जाता अपना। बात समझ पा रहे हो? आपको संडे को टेस्ट होता है, संडे का पूरा टाइम मिलता है, मंडे को अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो पूरे बात करो, अपन ये चाहते हैं कि मंडे को बहुत दिल से उतर के आए और पूरा करके आओ, समझ पा रहे हो? अगली बार आप खुद बोलो कि मुझे सर सॉल्व करना है पेपर। बात समझ पा रहे हो? तब तक के लिए अगर जो भी आप लोग देख रहे लेक्चर को, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस में डाउट है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और उसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना? तो किसी भी दिन आराम से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कत है तो इसमें नंबर मेरा दिया रहता है, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो, ये आप सबके लिए है ही, ठीक है? तो तब तक के लिए क्या, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से करो। नेक्स्ट संडे तक अपने पास पता नहीं चलता 7 दिन कब हो जाए, ठीक है? तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसलिए ताकि आपके पास जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि हमारे पास हम लोग जो कवर करते हैं वो 100% एनसीईआरटी कवर करते हैं, और दूसरी बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करते हैं, ठीक है? तो आपके सारे डाउट हमारे साथ टेस्ट सॉल्व करते करते ही हो जाएंगे, ठीक है? चलो।